आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं ममता जाट से। आप भाजपा से टोंक जिले से उपाध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा में भी आप कार्यकारिणी सदस्य हैं, प्रधान भी रह चुके हैं। ममता जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। जी सर, नमस्ते। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा सा डिटेल में आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से एजुकेशन आपकी रही है और भाजपा में किन किन पोजीशन पे रही है, किन किन पोस्ट पे रही है और प्रधान कब रही है और क्या ड्यूरेशन में क्या रही हैं आप, जी बताएं। मेरा गांव मोहम्मदगढ़ है, पिता का नाम श्री चौथमल जी चौधरी है। मैंने प्रथम एजुकेशन मेरे गांव से मोहम्मदगढ़ से करी है 8th तक। 8th के बाद में मैंने 12th मेरे उनियारा से करी है, जो मेरी तहसील लगती है। हाँ, उसके बाद में बाकी जो एजुकेशन है मैंने निवाई से करी है, जो मेरा ससुराल है। और मैं प्रधान बनी 2015 में फरवरी 2015 में प्रधान बनी मैं। प्रथम इलेक्शन था मेरा, तो समथिंग मैं 21 साल की हो गई थी। 21 साल की प्रधान बन गई थी। तो उस टाइम क्या है कि मुख्य किस तरह का आपका सपोर्ट रहा, भाजपा के साथ सपोर्ट रहा या फैमिली सपोर्ट रहा? हाँ सर, मैं बताऊं आपको कि उस टाइम मेरे पिताजी थे वो कांग्रेस बिलोंग करते थे। अच्छा, 21 तो में? हाँ, तो उन्होंने मेरे लिए सीआर का जो पंचायत समिति सदस्य होता है उसका मेरे लिए उन्होंने टिकट अप्लाई किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी थे उस टाइम, उन्होंने प्रथम बार एजुकेशन लागू करी थी। तो मेरे परिवार पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से है, मेरे पिताजी कांग्रेस से थे। तो उस टाइम हमारे परिवार में मेरे अलावा कोई भी 10th 12th एजुकेशन नहीं कर रखी थी। महिला सीट थी वहाँ पे, प्रधान के लिए महिला सीट थी, तो वहाँ पे नहीं थी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा तेरे को इलेक्शन लड़वा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर तो हमने टिकट मांगा, तो कांग्रेस वालों ने हमारा टिकट काट दिया था उस टाइम। हाँ, कांग्रेस से। तो उस टाइम मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। पिताजी ने बोला कि अपन निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जनता का हमारे साथ था, जनता का फुल सपोर्ट था। तो हम समथिंग 387 वोट से जीते। हाँ, सीआर का चुनाव जीते। उसके बाद में निर्दलीय जीत गए। हम 2 कैंडिडेट थे जो निर्दलीय जीते थे। तो वो दूसरा भी हमारे सपोर्ट में था कि आप प्रधान बनिए, मैं तो आपके साथ हूँ। फिर उस टाइम हमने एमएलए साहब राजेंद्र जी गुजरते वहाँ पे, उनसे हमने संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। तो हम पार्टी से बात करके, चर्चा करके हम आपको प्रधान के लिए, पिताजी की एक ही जिद थी कि हम प्रधान का सिंबल लेंगे, प्रधान बनेंगे। चलो, तो फिर एमएलए साहब ने हमें सिंबल देके और प्रथम बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं 5 साल वहाँ पे प्रधान रही। उसके बाद मैं खुद होलसेल थी, सारा काम मैं देखती थी, खुद पढ़ी लिखी थी। हाँ, एजुकेशन क्योंकि आपने 10 12 करने के बाद, हाँ, ग्रेजुएट, हाँ, तो आप समझती थी सारे सिस्टम की। आपके पीछे बैक से कोई चला रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड, मेरी शादी हो चुकी थी उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया और पापा ने भी कभी इंटरफेयर नहीं किया। वो कहते थे कि बेटा तो खुद पढ़ी लिखी है, अपनी चीज़ें तो खुद मैनेज कर। तो मैंने खुद ने सब मैनेज किया। वहाँ पे मैं खुद फील्ड में भी जाती थी, स्कूल वगैरह चेक करती थी, हॉस्पिटल वगैरह देखती थी, सब चीज़ें। ऑफिस में मैं जैसे 6 डेज़ का होता है, तो 5 दिन या 4 दिन तो लगभग कंटिन्यू बैठती थी। जो भी वहाँ पे बुजुर्ग वगैरह आते थे, तो मैं उनसे आराम से बात करके उनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएँ थी उनका समाधान वहीं त्वरित, जैसे भी संबंधित कर्मचारी को बुला के वहीं यथा स्थान पे ही उनका समाधान करके और उनको भेजती थी। तो ये रहा है कि आपने कहा कि आप प्रधान बनी और कैसे बनी, किन परिस्थिति बनी, आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है, भाजपा ने टिकट देके और आपको प्रधान बने। और क्योंकि आप पढ़ी लिखी थी हैं, तो प्रधान होते हुए आपने सारे डिसीजन ऑन बाई ऑन दिए, या ऐसा नहीं कि आपके पीछे से ना किसी ऐसा कुछ नहीं, जैसे कई बार ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान का मतलब लेडीज प्रधान होती है तो जेंट्स प्रधान। हाँ, ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज भी कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो, मैं आज भी पॉलिटिक्स करती हूँ, तो मैं खुद अपने हिसाब से आती हूँ, जाती हूँ, करती हूँ। हाँ, अपने हिसाब खुद। जी 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 जी। तो अब आप किस तरह से प्रधान रहते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं एक्चुअली जब फील्ड में निकलते हैं, जो हकीकत पता चलती है पॉलिटिक्स क्या होती है? देखो, चुनौतियाँ तो हर इंसान, प्रशासनिक चुनौतियाँ आई
और किस तरह की आपने उन प्रशासनिक चुनौतियों से निपट के और आपने जनता को मतलब जी देखो, चुनौतियां तो हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे सामने आती है, कोई भी फील्ड हो सबके लिए आती हो, महिला हो जेंट्स हो सबके लिए आती है। तो शुरू में हम जब बैठे सीट पे तो थोड़े बहुत दिन तो सबने देखा कि कैसे चलाती है कैसे नहीं चला पाती। तो फिर बीडीओ साहब थे वहाँ पे जो आरएस अधिकारी होता है, तो उसने सोचा कि एक महिला है, अपन जैसे चाहेंगे वैसे कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। कुछ कार्यों के बारे में जैसे मैं उनको कहती कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वो मेरे को बताते कि नहीं इसमें ये नियम है ये नियम है, तो मैं उनको तुरंत बोल देती थी कि आप मेरे को दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। मैं खुद कोई कागज़ होता तो बिना पढ़े साइन नहीं करती, मैं तो पढ़ के साइन करती। बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे इस, हाँ, क्योंकि मैं खुद सारी चीज़ें पढ़ के और देख के साइन करती थी। ऐसे कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि उनसे पूछो या पिताजी से पूछो जब साइन करूँगी या किसी और से पूछो, कभी ऐसा नहीं हुआ। ओन डिसीजन लिया मैंने। तो प्रधान रहते हुए किस तरह का आपने अपने पंचायत समिति के लिए किस तरह का सरपंचों को साथ में लेके चली होंगी, पंचों को साथ में लेके चली होंगी? बिल्कुल। किस तरह की दुविधाएं रही है ना? हाँ, लेडीज के सामने दुविधा भी रहती है ना जी। और क्या फिर आपने जो आपकी पंचायत समिति रही है किस तरह का आपने विकास कार्य करा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, तो मैं महिला थी तो जैसे कुछ सीआर जेंट्स भी थे, कुछ लेडीज़ भी थी, तो वो सारे ऐसे थोड़े धौंस जताते थे कि जैसे महिला है इसको तो चुप करा के कुछ भी करवा लेंगे। लेकिन मैंने कभी गलत काम का सपोर्ट नहीं किया, मैं जो सही होता था वही काम मैं करती थी वहाँ पे। ऐसा कोई गलत काम के लिए मैंने उनका, वो चिल्लाते थे और पेपरबाजी करते थे, खड़े होके उसकी बहिष्कार करते थे मीटिंग वगैरह का, मैंने सबका सामना किया और सही काम जो सही होता था वही किया। मैंने किसी से नहीं डरी, मैं कभी भी जो भी होता है देखेंगे, बाकी जो भी सही काम है वो किया हमने। आगे अभी बीजेपी में भी है आप, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है आप, टोंक की उपाध्यक्ष है, तो किस तरह से अपने रोल को देख रही हैं और क्या निभा रही हैं और आगे क्या आप किस तरह से देख रही हैं? जी, आज भी देखो मैं पार्टी में, मेरे को जैसे हमारे विधायक साहब हैं और मंत्री जी हैं, सबका मेरे को समय समय पर सपोर्ट मिलता रहता है। और सबसे बड़ा सपोर्ट तो देखो मेरे को मेरे पिताजी का और मेरे हस्बैंड का मिलता है कि मैं कहीं भी घर से बाहर जैसे जाती हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे हस्बैंड भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। किसी का कॉल आता है तो कि नहीं वहाँ जाना है आना है, तो वो कभी उन्होंने मेरे पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि इतनी देर से आए हो या इतनी जल्दी जा रहे हो, ऐसा कुछ हमारे हुआ नहीं। तो ये देखो एक महिला के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से अगर वो एक्सेप्ट कर पा रही है तो हो सकता है। ठीक है, भाजपा में अपना रोल किस तरह से देख रही है, आगे क्या संभावना है आप देख रही है? अभी 2029 का भी इलेक्शन है, तो मैं समझता हूँ 33% आरक्षण में लड़ा जाएगा महिलाओं के लिए, तो क्या रोल है और कैसे महिलाओं को आप और महिलाओं को आप साथ लेके चलो? देखिए, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मोदी जी का कि वो हम महिलाओं के बारे में इतना सोचते हैं। उन्होंने नारी शक्ति वंदन एक बहुत ही अच्छा महिलाओं के लिए वो कार्यक्रम वो ला रहे हैं आरक्षण, तो उससे हम महिलाओं को देखो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हम सोच रहे हैं कि आगे जैसे ही हमारा आरक्षण का आता है तो महिला तो चाहिए, पार्टी को महिलाएं तो चाहिए। आज भी हमारे पार्टी में मीटिंग्स वगैरह होती है तो पहले हमें मंच नहीं दिया जाता था, अब हमें मंच पे बैठाया जाता है और हमें बोलने के लिए भी वहाँ पे खड़ा किया जाता है कि जैसे नारी शक्ति वंदन अगर आ रहा है तो उसके अंदर महिलाएं तो चाहिए, योग्य महिलाएं चाहिए, महिलाएं चाहिए, तो योग्य महिलाएं आगे आनी चाहिए। उसके लिए वो हमें अभी से हमें तैयार कर रहे हैं वो। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी को कि वो हमें इस लायक बनाना चाहते हैं, महिलाओं को इस लायक बनाना चाहते हैं। और अगर मोदी जी के कार्यकाल की बात करें तो किस तरह से मोदी जी का कार्यकाल आप देखती है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है, वो हम सबके लिए एक देवता के समान है मोदी जी, क्योंकि उन्होंने अपन ये देखें कि धर्म के प्रति भी उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं कि राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था, वो उन्होंने करके दिखाया, बना के दिखाया। दूसरी, स्वच्छता के बारे में आपने देखा, घर घर शौचालय उनकी एक सोच थी, तो वो आज गांव-गांव गली-गली घर-घर पहुंच चुकी है। तो वो भी हम महिलाओं के लिए ही है कि महिला के दर्द को उन्होंने समझा। उज्ज्वला योजना में उन्होंने गैस सिलेंडर दिया, तो वो भी एक महिला का दर्द ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ था जो उन्होंने समझा। बाकी इतनी सरकारें पहले रह चुकी, उन्होंने कभी किसी महिला के दर्द को नहीं समझा। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक महिला के दर्द को समझा।
आप जाट समाज जी, में भी से जी, जुड़ी हैं जी। और अलग अलग संगठन से जुड़ी जी। है। किस तरह से जाट समाज महिलाओं को लेके मतलब किस तरह की क्या सोच है, आप बताएं तो। जी, हमारे समाज में वैसा ही तो महिलाएं खुद ही बहुत एक्टिव होती हैं और कहते हैं कि जाटनी जैसा शब्द आता है तो महिलाएं खुद ही बहुत एक्टिव होती है। फिर भी हमारे समाज में देखो महिलाओं को बहुत बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छी सोच है हमारे समाज में महिलाओं के फैमिली, प्रति। परिवार और समाज फैमिली सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सपोर्ट कर रहा है। देखो मेरे को तो हमेशा परिवार का सपोर्ट मिला है, तो मैं तो जैसे मेरे लिए जैसे हो रहा है वैसे सबके लिए करना चाहूँगी। हमारे समाज में काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं बैठी हुई हैं और समाज में भी बैठी हुई हैं, तो वो उनके फैमिली सपोर्ट की वजह से ही बैठी हुई हैं। आगे अपने क्षेत्र को लेके आप किस तरह से क्या देख रही हैं? क्षेत्र में क्या क्या, मतलब मैं पूरे MLA सीट्स की बात कर रहा हूँ या आपके ज़िले की बात कर रहे हैं, टॉप की, है ना, तो उन्हें ज़्यादा सीट लगती है जो आपकी, और या ज़िले की बात करें तो अगर टोंक की किस तरह की, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में रह चुकी, प्रधान रह चुकी, आप जानकारी है किस तरह की क्या क्या कौन गाँव में क्या क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानियाँ हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं और कैसे उससे निजात पाया जा सकता है। देखो गाँव में ज़्यादातर समस्याएं होती है सड़क की, बिजली की, पानी की, ऐसी समस्याएं होती है। बाकी गांव वालों को कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि कोई भी हमारा बिजली, सड़क, पानी की समस्या, चलो बिजली की तो बनी है, सड़क और पानी की समस्या तो है कई गाँव में। हाँ, मैं देखो मैं बताऊँ आपको कि अभी भी गाँव की जो जनता है वो कुछ नहीं मांगती। जो वो जनता प्रतिनिधि चुनती है वो उनके बीच में आ जाए और उनसे दो बात प्रेम की पूछ ले कि हाँ आपको लाइट मिल रही है, कि पानी मिल रहा है, कि सड़क आपकी टूटी फूटी तो नहीं है। तो यही जनता चाहती है। तो मेरा तो इन्हीं चीज़ों के प्रति ध्येय रहेगा कि जैसे कोई गांव जैसे लाइट से वंचित है या कोई रोड टूटी फूटी है या पानी कहीं पे अवेलेबल, जैसे हमारे इस बार ज़िले में मंत्री जी हमारे ज़िले के हैं, PhD मंत्री जी, तो वो काफ़ी सारा काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम गांव में कहीं जाते हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती है तो हम उनको सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टोंक तो सूखाग्रस्त जिलों में आता है, पानी की बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ अभी अगर 75 साल बाद भी सड़क की बात की जाए तो वो बेईमानी नहीं है टोंक के साथ। तो गाँव में हर धानी क्या सड़क पहुँच रही है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, आप भी प्रधान रह चुकी है, क्या आपको भी सामना करना पड़ा होगा कुछ इस तरह की? ऐसी देखो मेरे सामने तो कभी ऐसी कुछ चीज़ें आई नहीं, क्योंकि मैं महिला थी और खुद सेल्फ थी, तो मैं कहीं पे भी जाती थी तो चाहे जिला कलेक्टर रहे हो या CO रहे हो, उन्होंने मेरे को हमेशा देखो सपोर्ट किया है। और ऐसी कहीं मेरे को भ्रष्टाचार वाली चीज़ मेरे तो सामने आई नहीं। देखो मेरे को किसी ने मेरे से ये नहीं कहा कि आपको ये स्वीकृति कराने के लिए 2 पैसे देने पड़ेंगे। मेरे को इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। तो पड़ेंगे, ना लेने पड़ेंगे ना देने पड़ेंगे। मैं इन चीज़ों पे कम विश्वास इन चीज़ों पे कम विश्वास किया। मैंने सिर्फ जनता का काम करने पे विश्वास किया। बजट आता है सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपका कहना वो पूरा लगता है, मतलब ऐसा नहीं उसमें कि किसी ठेकेदार ने आके बोल दिया आप मुझे ये नहीं, मैं सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच थे उनसे डायरेक्ट बात कर, सरपंचों में पंचायत उनसे डायरेक्ट बात करके जो उनकी जो भी समस्याएं होती थी कि कहाँ देना है, ज़्यादातर मेरा फंड देखो जहाँ जाता था कि मैं प्रत्येक गाँव में जाती थी। भ्रष्टाचार एक बड़े मुद्दा रही है, चाहे सरपंच हो, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का है, सरपंच या प्रधान हो या जिला प्रधान, तो वो भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं मतलब हो जाता है कि भ्रष्टाचार मतलब दिखता है व्यवस्थाओं में। जो बजट आता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि जो इस मतलब ग्रामीण विकास के लिए जो बजट पारित किया जा रहा है वो पैसा लग नहीं रहा जितना पारित किया जा रहा है। ये चीज़ें पहले थी, आज ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि आज का जो बजट होता है डायरेक्ट सरपंच के अकाउंट में आता है। ये चीज़ें पहले थी, जैसे जिला परिषद पेमेंट देती थी उसका, और फिर पंचायत समिति में फंड ट्रांसफ़र होता था, फिर ग्राम पंचायत में जाता था। आज वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं, क्योंकि आजकल का जो पैसा है वो डायरेक्ट सरपंच के अकाउंट में जाएगा। आजकल सिर्फ प्रधान को या प्रमुख इतना करना होता है कि जैसे वो कहीं क्षेत्र में गया है, वहाँ पर कोई समस्या आई है या उसने कोई घोषणा करी है, तो उस समस्या के लिए वो उसको वापस। तो ग्राम पंचायत लेवल पे भी भ्रष्टाचार आपने देखा है या? ऐसी मैं बता रही हूँ ना आपको कि ऐसी पहले थी। ये आज के टाइम पे ये आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि सरपंच के पास डायरेक्ट फंड आ रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो प्रधान के कहने से कुछ काम होगा ना प्रमुख के कहने से। सरपंच भी भ्रष्टाचार जो कहते होंगे उसको लेके आपका क्या कहना है?
नहीं कर सकते। आजकल देखो हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन चेक की जा सकती है, प्लस उसका पेमेंट ऑनलाइन होगा, आप उसको कहाँ छिपाओगे। दूसरी बात कि टेक्निकल जो है वो आपके बजट तो अच्छा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, पंचायत समिति में, बजट ठीक आ रहा है, ग्राम पंचायतों में हाँ बजट आ रहा है, विकास अब दिखेगा, शायद दिखेगा। हाँ, अगले 5-10 साल में विकास हाँ, अच्छा दिखेगा। हाँ, अभी पहले से काफी स्थिति बेटर है और अब धीरे धीरे और बेटर होगी, बेटर हो। और आपका क्या कहना है किसानों को लेके, आपका क्या कहना है? खुद आप जाट हैं, क्योंकि जाटों का संबंध किसानी से होता बिल्कुल, है, बिल्कुल एग्रीकल्चर से होता है। बिल्कुल। क्या समस्याएं हैं किसानों को लेके? देखो किसानों की तो सबसे बड़ी समस्याएं आती है कि जैसे अभी फसल हुई, एकदम से बारिश हो गई, अब बेचारा किसान क्या करे, सबसे ज़्यादा मरता किसान ही है, मौसम की परेशानी है। अब अपन उनको मुआवजा हालांकि देती है गवर्नमेंट मुआवजा, लेकिन उस मुआवजे से इतना नहीं दे पाती जितना उनकी आवश्यकता होती है, फायदा भी हो जाए इतना नहीं कर पाते। तो किसानों की तो हमेशा परेशानी रहती। फिर भी मैं तो हमारी सरकार की एक बात कहना चाहूँगी जो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने प्रत्येक चीज़ की वो डिसाइड कर दी कि सरसों का कर दिया भाव, चने का भाव कर दिया, गेहूं का कर दिया, मोदी जी ने मिनिमम एमएसपी कर दी, लागू कर दी। तो उससे क्या है कि वो लूट खत्म हो गई। उसको 2 पैसा मिलेगा, चाहे महीने भर बाद ही मिले, लेकिन उसको 2 पैसा उसकी फसल का अच्छा मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात किसानों के लिए करी है। बाकी किसान तो अन्नदाता होते हैं, देखो उनकी पूर्ति तो उनसे ही होती है, किसी और से नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी। नवाचार को लेके जो अभी किसान जो अभी खेती कर रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा रासायनिक मतलब यूरिया और खाद यूज किया जा रहा है, इसको क्यों नहीं इसको ऑर्गेनिक में यूज किया जाए और ऑर्गेनिक खेती की ओर क्या रुझान? देखो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम भी खुद भी गांव में जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि जैसे यूरिया की किल्लत मचती है, लाइनें लगती है, बड़ी बड़ी लोग लाठियाँ खाते हैं, लेकिन वो गलत खाते हैं कि जो चीज़ गलत है उसके लिए अपन मारामारी कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। अपने पास खाद है, अपन गाय भैंस जानवर रखते हैं, उनका खाद है, वो देसी खाद होता है, उससे फसल अच्छी होती है। तो हमें आजकल अब सरकार इसके लिए लागू कर रही है, हाँ इसके लिए बना रही है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि आप ये जो यूरिया इससे अच्छा तो आप देसी खाद डालो, उससे अच्छी फसल होगी, अपन को भी अच्छा अनाज मिलेगा। जागरूक हुए हैं किसान? हाँ नहीं, बहुत फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे फर्क पड़। देखो कोई भी चीज़ होती है शुरुआत में उसका असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ रहा है। और आप महिला को लेके क्या कहना चाहेंगी मोदी जी से या आपके मैं तो सभी संगठनों से और महिलाओं से भी एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए खुद की लगन होनी चाहिए। परिस्थितियाँ सबके साथ में आती है और हो जाती है परिस्थितियाँ, हाँ लेकिन मजबूत है तो सब परिस्थितियाँ छोड़ के भी अपन आगे बढ़ सकते हैं। मेरा तो यही है, यही मानना है, अब तक की जो मेरी लाइफ है उसमें यही माना है मैंने कि परिस्थितियाँ बड़ी नहीं है, खुद का जज्बा बड़ा है। अगर कुछ बड़ा करने की सोचेंगे तो एक दिन जरूर बड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया ममता जी, आपका स्वागत है और आपने बहुत जिन पोस्ट पे रखे अच्छा काम किया और हम उम्मीद करते हैं आप और आगे अच्छी पोस्ट पे जाएं और जनता को अपनी सेवा। थैंक यू।